नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे साप्ताहिक प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। एक नई चिंता विकसित हुई है। हमें लग रहा है कि आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया में जजेस को लेके कि किनके बाप जज थे, किनके बेटे जज हुए, वगैरह-वगैरह ये करके इंडिविजुअल को मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल जजेस को। कि किस तरह उनके पिताजी जज थे तो फिर उनके बेटे जज हुए वगैरह वगैरह नाता रिश्ता। और संस्था के लेवल पे कॉलेजियम को लेके आपने देखा होगा लगातार किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लोग, किस तरह सरकार के मंत्री और खास करके कानून मंत्री हर तीसरे दिन कॉलेजियम को लेके, फिर राज्यसभा के सभापति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, आमतौर पर उनको इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सदन के बाहर उनका ये मानना है कि जो संविधान में अधिकार मिले हैं सुप्रीम कोर्ट और उसके तहत उसने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था, जिसमें सरकार को कुछ चीजों में मूल ढांचा जो संविधान का है उसको नहीं बदल सकता, इसकी बात कही है। उसको लेके हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट पे, कॉलेजियम सिस्टम को बताया गया कि साहब सबसे घटिया सिस्टम है। आखिर ये सब हुआ क्यों? अब ये पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो असली लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की होगी, वो मतपत्र से नहीं होगी। क्योंकि मतपत्र आपने देखा किस तरह एक पूरे के पूरे व्यापक हिंदू समुदाय को आपने किस तरह धर्मांध बना दिया, किस तरह से रिलीजियोसिटी का हैवी डोज दिया। लिहाजा बैलेट से तो इसको नहीं बदला जा सकता, संविधान बदलेगा कैसे? उसके लिए जरूरी है कि ये जो संस्था खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के नाम की, इसको किसी तरह से पनडुब्बी बना दिया जाए। हमने मीडिया को बना दिया, हमने सारी संस्थाओं को जो सरकार की थी उनको बना दिया। अब कोशिश ये होगी कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट हमारे कब्जे में क्यों नहीं आ रहा है। कॉलेजियम रहेगा तो नहीं आएगा, लेकिन ये प्लान बहुत लंबा है। आज हम आपसे मुखातिब इसलिए हैं कि उस खतरे के बारे में बता पाए जो आने वाले कुछ वर्षों में होने जा रहा है। आपने देखा होगा कई बार, और ये बात अभी सेमिनार जब हुआ, प्रशांत भूषण की एक एनजीओ है, उसने एक सेमिनार किया, उसमें ये कंसेप्ट बहुत तेजी से उभरा। प्रोफेसर मोहन कुमार ने इसको एक असेसमेंट किया और अब आपको हम आंकड़े से बताते हैं कि खतरा कहां है। आपने अक्सर जजमेंट देखा होगा, अयोध्या जजमेंट, जो मुझे लगता है कि सदी का सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट था, आपने वो देखा होगा। उसमें खास करके 116 पेज जो अलग से दिए गए जजमेंट पे, कॉन्करिंग लेकिन अलग से दिए गए, उसमें किस तरह का था कंटेंट। अभी आपने हिजाब पे देखा, दो जजेस की बेंच थी तो बिल्कुल डायगनली अपोजिट दोनों ने व्यू दिए, मामला लटक गया। उसके पहले हाई कोर्ट ने कहा था बिल्कुल हिजाब बैन होना चाहिए, हिजाब पे रोक लगाना सरकार का बिल्कुल गलत नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो दो तरह के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में भी। दरअसल शपथ लेते हैं हम कि कानून की, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान सम्मत संविधान को डिफेंड करेंगे और संविधान में जो कुछ भी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से हम अपने जजमेंट्स करेंगे। जब हम इंटरप्रेट करेंगे सरकार की किसी गतिविधि को या किसी भी कानून को या किसी भी स्थिति को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से जो प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के फ्रेमवर्क में करेंगे। लेकिन कुछ जजेस आप देखेंगे कि वो हिंदू स्क्रिप्चर से, वो हमारी तमाम स्क्रिप्चर से लॉ का सोर्स बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये भी संविधान का ही
एक फॉर्म है। आपने बड़ी खूबसूरती से देखा होगा, कहा गया कि साहब हिंदू धर्म नहीं है। पहले ये कहा गया कि धर्म और रिलीजन में अंतर है। रिलीजन को हम सेक्ट से इन्वर्ट, ये हिंदू संघ का ये स्टेटेड पोजीशन है कि धर्म बिल्कुल अलग है, धार्यते इति धर्मः, और धर्म और रिलीजन में अंतर है। और इसीलिए भारत के संविधान का जो सेक्युलरिज्म का हिंदीकरण किया गया संविधान में, वो था पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। और कहा गया कि साहब पंथ निरपेक्ष होना चाहिए स्टेट को, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। और तब कहा गया कि साहब हिंदू धर्म नहीं है, दरअसल ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भेद नहीं है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बदल दिया गया। तो भारत में दो तरह के हमारे जजेस हैं। एक जो सिर्फ, भले उनका पर्सनल व्यू कोई भी हो, लेकिन एक वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से, जिसके बारे में अंबेडकर ने कहा था जब आखिरी दिन इसका हो रहा था, उसके एक दिन पहले 25 नवंबर को उस पर चर्चा की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको बोला था कि जो भी होगा यहाँ, जो जुडिशियरी करेगी, जो इंटरप्रिटेशन होंगे, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से चलेंगे, संविधान के अनुरूप चलेंगे। लेकिन आप देखेंगे हिजाब का जजमेंट आया, हिजाब के बाद राम मंदिर उसके पहले आ चुका है। अक्सर आप जजमेंट्स पे देखेंगे कि यही बात कही जाती है कि सनातन धर्म है और धर्म और रिलीजन में अंतर है। आपको याद होगा कि वे ऑफ लाइफ कहा गया, हिंदू धर्म को बताया गया ये वे ऑफ लाइफ है, ये सनातन धर्म है और ये जीवन पद्धति है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। अब क्या हो रहा है कि ऐसे जजेस तलाशे जा रहे हैं जो कि वेद से, हिंदू स्क्रिप्चर से अपने जजमेंट को पुख्ता करें और कहें कि यही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। ये ट्रेडिशनलिस्ट हैं, ये जो जजेस हैं, इनके पर्सनल मत में कोई बुराई नहीं है। दिक्कत वहां आ जाती है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आइडेंटिकल मान लेते हैं हिंदू सनातन धर्म के कानूनों से, और तब वो गौमांस को लेके हो, चाहे हिजाब को लेके हो, वो इंटरप्रिटेशन, जैसे कि ये कहा जाएगा इन जजमेंट्स पे, ये कहा जाएगा कि साहब स्कूलों में हवन होना तो बिल्कुल ठीक है, होम होना, हवन होना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिजाब गलत है, हिजाब फंडामेंटल नहीं है। लेकिन होम जब कहा जाएगा तो ये कहेंगे कि साहब हवन तो शुद्धि के लिए किया जाता है, इसमें क्या गलती है, हवन वैलिड ये कहेंगे। और ये कहेंगे कि सनातन धर्म में ये जो बताया गया है ये शुद्धि के लिए बताया गया है और ये तो समाज के कल्याण के लिए है, हिजाब में कौन सा कल्याण है। और ये भी कह देंगे कि ये फंडामेंटल नहीं है इस्लामिक रिलीजन के, इस विवाद में चले जाएंगे। तो ये कोशिश हो रही है कि ऐसे जजेस तलाशे जाएं। अब आप देखिए क्या हुआ, प्रोफेसर मोहन कुमार ने एक गणना की और बताया कि यूपीए के 10 साल और नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के जो अगले 8 साल है नरेंद्र मोदी काल के, उनका दोनों का उन्होंने जोड़ा तो 111 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए। इसमें 56 हुए यूपीए काल के 10 साल में और 55 हुए मोदी के 8 साल 2 महीने 3 महीने में। 55-56 लगभग बराबर रहा। लेकिन इससे बड़ा पेच क्या है, यूपीए के काल में एक भी ट्रेडिशनलिस्ट जज अपॉइंट नहीं हुआ जो कि वेद से और हिंदू स्क्रिप्चर से अपने सोर्सेज लेता हो। जब उसके उनके जजमेंट्स की एनालिसिस की गई, जब वो हाई कोर्ट में थे या जो अभी ताजा जजमेंट्स दे रहे हैं, तो उनकी एनालिसिस की गई, प्रोफेसर मोहन कुमार ने किया, तो बताया कि इसमें से जो ट्रेडिशनलिस्ट जजेस हैं ये यूपीए काल में तो एक भी नहीं अपॉइंट हुए थे, लेकिन नए काल में जहां जो मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जजेस हैं, जो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ मानते हैं, वो 9 अपॉइंट हुए और 6 हुए ट्रेडिशनल जजेस। 6 क्यों हुए,
इसका भी किस्सा है। 6 यूपीए में कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हुए और एनडीए में 9 हुए, एनडीए काल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल थे। आप कहेंगे ज्यादा क्यों हुए? इसलिए कि कॉलेजियम ने उनको रोका। बाकी जज ये लाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये कॉलेजियम का दबाव था कि कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जजेस जो थे उनका वर्चस्व बढ़ा। ये उपादेयता है कॉलेजियम की, वरना ये कब का खत्म हो गया होता। और कोशिश ये होती कि सारे के सारे ट्रेडिशनल जजेस ले आए जाए जो हिंदू स्क्रिप्चर से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफाइन करें, उसी के फ्रेमवर्क पे, और ये कहें कि तो धर्म है, हवन करना तो समाज की शुद्धि के लिए है, लिहाजा हर आदमी को हवन में शामिल होना चाहिए, लेकिन हिजाब नहीं लगाना चाहिए। तो और आप जानते हैं कि भारत में हाई कोर्ट के ऐसे तमाम जजेस हुए हैं जो लगातार हिंदू स्क्रिप्चर से, हिंदू वे ऑफ लाइफ से चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। मुझे याद है एक हाई कोर्ट के जज थे जो कि अयोध्या जजमेंट पे भी थे। उनके घर में उनका खाना लकड़ी धो के ब्राह्मण रसोईया बनाता था। एक बार उन्हें कोई और रसोईया मिल गया तो उन्होंने उसको निकाल दिया, किसी और जाति का था। तो वो ब्राह्मण रसोईया और लकड़ी धो के उस लकड़ी के आंच पे खाना बनता था, क्योंकि वो शुद्ध ट्रेडिशनलिस्ट जज, वैदिक परंपरा वाले जज थे। हम ऐसे ही सरकार तलाश रही है जजेस को। अब जब वो लेके जाती है उनके नाम, जैसे ही संविधान में, आप गौर कीजिएगा, जस्टिस कुरैशी जिन्होंने होम मिनिस्टर, उस समय एमओएस होम गुजरात गवर्नमेंट के थे, दंगों के बाद की बात है, तो उस समय अमित शाह के खिलाफ उन्होंने जजमेंट दिया था जस्टिस कुरैशी को, जो कि बहुत योग्य जज। हर जज ने कहा कि इतना योग्य जज हम लोग को शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया। सिर्फ उनपे यही एक दाग था, जिसको अगर हम दाग कहे तो दाग है कि साहब वो सरकार के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ उन्होंने जजमेंट, जस्टिस कुरैशी को अपॉइंट नहीं किया गया। दूसरा केस लीजिए, सोधी। सोधी के लिए पूरा लगा रहा कॉलेजियम, लेकिन नहीं अपॉइंट हुआ। उसके अलावा ऐसे तमाम केसेस हैं जिसमें आप पाएंगे कि कॉलेजियम नाम दे रहा है उन जजेस के जो तासीरन सोच के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन माने एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेशनल थिंकिंग हो और जिसका सोर्स बेसिक रेशनल थिंकिंग हो, साइंटिफिक और डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, जो समाज के उत्थान को लेके हो, प्रोग्रेसिव हो। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से फ्रेमवर्क। लेकिन जब हम सनातन धर्म के हिसाब से फैसले करेंगे तो सरकार चाह रही है ऐसे जजेस आए। कॉलेजियम जब नाम भेजता है तो वो भेजता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बंधे हुए जो जजेस हैं, जिनका इतिहास भी रहा है, इस तरह के जजेस को उनकी योग्यता देख के भेजता है। आप ताजुब करेंगे, एक जज का नाम लगातार गया और यहां तक कि कॉलेजियम में विरोध हो गया। एक जज के नाम पे कॉलेजियम में विरोध हो गया कि नहीं साहब वो नहीं आएंगे, तो कॉलेजियम में भी कोशिश यही हो रही है कि या तो हमारे जजेस रहें ताकि वो विरोध जबरदस्त करें। एक जज का नाम इसलिए नहीं आगे बढ़ा कि कॉलेजियम में ही विरोध हो गया। आज जस्टिस प्रोफेसर मोहन कुमार का आकलन है कि जो ये ट्रेडिशनलिस्ट जजेस हैं, जो कि सनातन धर्म, वेद, पुराण, इनसे अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना चाहते हैं, आज भी इनकी संख्या 5 है सुप्रीम कोर्ट में। जरा सोचिए, अगर ऐसे जजेस की संख्या 20, 25, 10, 15 हो जाए तो क्या हिंदू राष्ट्र आने में देर लगेगी? फिर यही कहा जाएगा ये सनातन राष्ट्र है और धर्म नहीं है, या ये रिलीजन नहीं है, ये तो धर्म है। और थियोक्रेटिक स्टेट बनाने का जो संघ का प्लान है, वो प्लान बड़ा अजीब है। वो प्लान ये है कि हर हालत में 2047 तक, यानी 100 साल होने पे भारत के आजादी के, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, भले उसका आवरण दूसरा हो,
सेक्युलरिज्म की परिभाषा बदल दी जाए, सेक्युलरिज्म को कहा जाए कि नहीं ना, ये पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। और धर्म माने सनातन धर्म, और सनातन धर्म का मतलब जो वेद से, उपनिषद से, पुराण से जो आते हैं, लॉ गिविंग, मनुस्मृति से आते हैं, हम उसके हिसाब से शासन करें, उसके हिसाब से कानून को इंटरप्रेट करें। तो आज खतरा क्या है, आप जरा सोचिए। कॉलेजियम अगर इनके कब्जे में चला गया तो जजेस तलाशे जाएंगे वो जो कि सनातनी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिफाइन करे इससे कि वो सनातन धर्म के हिसाब से क्या है, और तब हिजाब का फैसला क्या होगा, आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है ये खतरा साधारण नहीं है। पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से तो ऑलरेडी सत्ता में है, लेकिन चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और उसमें सेकुलरिज्म एक मेन चीज है कि इसको सरकार अल्टर नहीं कर सकती किसी भी कानून से। यही वजह है कि कोशिश ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट को आखिरी अखाड़ा, अगर इस युद्ध को हम जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में सनातनी जजेस आ गए, सुप्रीम कोर्ट में उस भाव के लोग आ गए, तो उसके बाद फिर क्या रह गया है, कानून बनेगा, सब कुछ। और जो जरूरी नहीं कि उसको हम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें, हम संविधान को ही ये मान लेंगे कि हाँ साहब बिल्कुल सेकुलर है, और सेकुलरिज्म माने धर्म होता है, धर्म पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं। और धर्म हमारा सनातन धर्म होगा। और उनका कहना है इसमें तो इस्लाम भी समाहित है, इसमें सब समाहित है, लिहाजा जो भी इंटरप्रिटेशन होंगे वो हमारे वेद और स्क्रिप्चर से होंगे। और तब हम दावे के साथ कह सकेंगे कि साहब हम तो सेकुलर है, हमसे बड़ा सेकुलरिस्ट कौन है। सरकार की कोशिश कॉलेजियम पर हमला करने की लगातार जो हो रही है, इसका असली राज ये है कि उन्होंने तलाश के रखा है। हर संस्था में आप देखें इस तरह के लोग बैठे हैं। सरकार ने पिछले कुछ दिनों से 8 वर्षों में अगर आप देखें तो हर संस्था के शीर्ष में इस तरह के लोग बैठे हैं। अब कोशिश ये है, और नतीजा क्या है, हमने ब्यूरोक्रेसी को पंगु बना दिया है। वही ईडी, वही इनकम टैक्स, वही सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल मुकुल को अगर आप देखें, शुभेंदु अधिकारी कैमरे पे लेते हुए, लेन देन करते हुए दिखे। और तब देश के गृह मंत्री का कहना था, क्या भाइयों ऐसे आदमी पे कार्रवाई करना गलत है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब आ जाते हैं पार्टी में तो वो सब कुछ हो जाते हैं। तो कोशिश ये है कि ये जजेस वो आए जो कि ट्रेडिशनलिस्ट हो, और ये प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बैठा दे, और ट्रेडिशनल फॉर्मेट में वेद स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जजमेंट्स होने लगे। तो मुझे लगता है कि आपको तैयार किस चीज के लिए होना है, आगे आने वाली जो लड़ाई होगी वो इंडिविजुअल जजेस को मेलाइन करो, इनका चरित्र हनन करो, संस्था के रूप में कॉलेजियम को डिमोलिश करने की कोशिश करो। अगर कॉलेजियम डिमोलिश हो जाए, व्यवस्था खत्म हो जाए, तो पुरानी व्यवस्था वही सरकार जिसमें मेजोरिटी में होगी, सरकार की ही बात चलेगी, ये आ जाएगी, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगर ये नहीं भी है तो एक ऐसा उपाय बनाओ जिसमें कि धीरे धीरे कॉलेजियम को मेलाइन कर दिया जाए, और तब कहा जाए कि ये बिल्कुल गलत है, यह तो अच्छा है, अगले 2 साल तक हम इससे महफूज रह सकते हैं, कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा। लेकिन जरा सोचिए इसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह कूद के जाके गवर्नर बनते हैं, किस तरह जाके राज्यसभा में जाते हैं। आखिर आदमी ही तो है ना। हमें खतरा आगे का देखना होगा। सरकार हर हालत में चाहेगी कि जजेस वो हों, वो सजदा करें, वो सर झुका के बैठे, और सोच के स्तर पे भी वो धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ यकसा कर दे, आइडेंटिकल हो जाए, जहां को टर्मिनस हो जाए, जहां धर्म की सीमा है वहीं कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा हो। ये एक कोशिश चलेगी। तो आखिरी लड़ाई जो होगी वो बैलेट से नहीं होगी,
क्योंकि बैलेट में तो ये जीत जाएंगे, उन्माद पैदा करके जीत जाएंगे। आखिरी लड़ाई जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट पे होगी। तो कोशिश ये है कि इस बैटल ग्राउंड को किसी तरह अपने मुताबिक कर लिया जाए। कितना सफल होंगे ये आप लोगों के विवेक पे निर्भर करेगा। आप लोग गौर से सोचिए, क्या सरकार जुडिशियरी को अपॉइंट करेगी तो जजेस कौन से आएंगे? तब फिर फैसले कैसे होंगे? इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और परंपरा रही है। हम समाहित करते रहे हैं सब। लेकिन आज जिस तरह दाढ़ी वाले को देखा जा रहा है, आज जिस तरह गौ के नाम पर, गौमांस के नाम पे लोगों को पकड़ लिया जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, और तब ये जजमेंट्स जब जाएंगे, इनके बारे में फैसले जब जाएंगे, तो वो जजेस जिनको बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार चाहती है, उस तरह के जजेस आए जो सोच के, प्रश्न उस सोच का नहीं है। अगर वो व्यक्तिगत हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप वैदिक स्क्रिप्चर से डिफाइन करने लगेंगे तो वो शायद प्रजातंत्र का आखिरी दिन होगा। हमें उस लड़ाई पे नजर रखनी है जो अंत में सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। अगर हम प्रजातंत्र अगर ये सुप्रीम कोर्ट भगवा नहीं हुआ तो शायद हम प्रजातंत्र बचा पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी भगवा हो गया तो फिर डेमोक्रेसी तो एक मजाक बन जाएगी। आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी बड़े मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।